नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी सुन रहे हैं सच्ची कहानियां रौनित के साथ। आइए अब चलते हैं आज की अनाउंसमेंट की ओर। कल की हमारी कहानी जिंदा घर पे पहला कमेंट कुलदीप खाटी जी ने किया था। कुलदीप जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। बैंगलोर की रहने वाली शीतल अपने दोस्तों के साथ एक जगह बैठे कॉफी पी रही थी। तभी उसे एक वेटर पे बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि बहुत बार ऑर्डर देने के बावजूद वो वेटर उसकी बातें नहीं सुन रहा था। गुस्से में आकर शीतल ने कहा, दिमाग तो इतना खराब हो रहा है इस वेटर पे कि मन कर रहा है इसे धक्का मारकर गिरा दूं। और जैसे ही शीतल ने ये बात कही, वो वेटर अचानक से इस तरीके से गिरा जैसे किसी ने उसे धक्का मार दिया हो। ये चीज देखकर शीतल और उसके सभी दोस्त बहुत हैरान हो गए। उन लोगों ने कहा, लगता है कोई है जो तुम्हारी बातों को सुन रहा हो। उसने जो तुमने कहा वही कर दिखाया। हालांकि इस घटना से शीतल भी बहुत हैरान थी, लेकिन उसने इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर जब वो लोग वहां से निकले तो शीतल ने देखा कि पार्किंग की टिकट उससे खो गई है। शीतल ने कहा, अरे यार, पार्किंग टिकट खो गई है। काश वो पार्किंग वाला बंदा गेट पे हो ही नहीं। और जब वो लोग गाड़ी लेकर निकलने लगे तो ऐसा ही हुआ, पार्किंग वाला बंदा वहां पे था ही नहीं। शीतल को ये चीज उतनी अजीब तो नहीं लगी, क्योंकि ये एक नॉर्मल सी बात थी कि वहां पे इंसान हो भी सकता था और नहीं भी। लेकिन वो वहां से चली गई और रास्ते भर में उसने जो जो चीज कही वो सारी चीजें उसी तरीके से सिलसिलेवार तरीके से होती गई। अब धीरे धीरे शीतल को और उसके दोस्तों को ये लगने लगा था कि जरूर शीतल की किस्मत चमक गई है, इसलिए वो जो बोल रही है वैसा ही हो जा रहा है। शीतल अपने घर गई। वो वहां पे भी जो भी चाहती थी वही सारी चीजें हो रही थी। उसके बाद जब अगले दिन शीतल अपने दोस्तों के साथ कॉलेज गई तो वहां पे भी उसने जिस टीचर के ना आने की कामना की थी वो टीचर नहीं आ पाई, क्योंकि उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। उसने कॉलेज में भी जो भी चीजें जैसे जैसे मांगी वैसे वैसे वो सारी चीजें मिलने लगी। अब शीतल को ये थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था कि मैं जो भी कह रही हूँ वो बातें सच हो रही हैं। शीतल ने सोचा कि सबके सामने इन शक्तियों का इस्तेमाल करना ठीक ना होगा, नहीं तो मेरे यार दोस्त भी बोलेंगे कि मेरे लिए भी इन शक्तियों का इस्तेमाल करो। इसीलिए उसने अकेले में जाकर इन शक्तियों का इस्तेमाल करके चेक करना सही समझा कि सच में ऐसा कुछ है या ये सिर्फ एक वहम है। जब शीतल ने अकेले में जाकर ये सारी चीजें चेक की तो सच में अब उसमें कोई शक्ति आ गई थी, जिसके वजह से वो जो जिस तरीके से बोलती थी वो चीज उसी तरीके से पूरा हो रहा था। शीतल अपने पापा को बहुत मानती थी, तो एक दिन शीतल ने अपने पापा से कहा कि पापा, मुझे एक स्कूटी चाहिए। पिताजी ने मना कर दिया। इस चीज पे शीतल को बहुत अजीब लगा, क्योंकि पहले वो जो भी मांगती थी उसके पिता उसे लाकर दे दिया करते थे। शीतल को अब ये चीज खटकने लगी थी कि एक शक्ति तो मेरे पास आ गई है, लेकिन मेरे पिताजी मुझसे दूर हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस शक्ति के इस्तेमाल की वजह से ही ये हो रहा हो। लेकिन इस चीज को लेकर शीतल काफी दुखी थी, और जब वो काफी देर तक अपने कमरे में रोने के बाद बाहर निकली तो उसे नजर आई एक चमचमाती हुई स्कूटी। उसे लगा उसके पिता ने उसके लिए स्कूटी खरीदी थी। शायद वो सिर्फ चेहरे पे ज्यादा कड़क होने का ड्रामा कर रहे थे। उसके बाद उसने अपने पिता से जाकर सॉरी कहा और बोला, स्कूटी लाने के लिए थैंक यू। पिता काफी हैरान दिख रहे थे, क्योंकि पिताजी को भी ये नहीं पता था कि वो स्कूटी कहाँ से आई। खैर, पिताजी को ये समझ में आ चुका था कि उसके किसी फ्रेंड ने या किसी जान पहचान वाले ने ये किया होगा, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका था। उसके बाद पिताजी ने बोला, एक बार चेक तो कर लो कि सारे कागजात सही हैं या नहीं। जब उन लोगों ने चेक किया तो गाड़ी के सारे पेपर्स गाड़ी के अंदर ही डिक्की में रखे हुए थे, और तो और सारी चीजें शीतल के ही नाम पे थी। अब
पिताजी को भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर पिताजी ये जानना चाहते थे कि अब आखिर ये सारी चीजें कौन कर रहा है। नई गाड़ी और नई जिंदगी शीतल एंजॉय करने लगी। शुरू शुरू में तो शीतल को बहुत मजा आया। उसे जिस चीज की भी जरूरत पड़ती थी, चाहे वो पैसे ही क्यों ना होते थे, वो बस इच्छा करती और उसके तकियों के नीचे, उसके वॉलेट में, उसके पर्स में या कहीं ना कहीं उसे पैसे मिल ही जाते। वो जो चीज भी पाना चाहती, उसे ऐसे या वैसे मिल ही जाता। शीतल को बहुत मजा आ रहा था, लेकिन ये सारी चीजें देखकर उसके पिताजी काफी टेंशन में थे, क्योंकि पिताजी को ये जानना बहुत जरूरी लग रहा था कि आखिरकार मेरी बेटी के लिए ये सारी चीजें कर कौन रहा है। उन्होंने एक पुलिस वाले को, जो कि उनका मित्र था, उन्हें भी ये सारी चीजें बताई। उनके मित्र ने भी इन सारी चीजों के बारे में पता लगाने के लिए बहुत सारी चीजें ट्राई की, लेकिन उनके मित्र को भी कुछ पता ना चल सका। बाद में जब उनके दोस्त ने आकर उन्हें बताया कि नहीं, इसके पीछे का राज कोई बता नहीं पा रहा और किसी को भी नहीं पता, बस शीतल जो चाहती है उसे मिल जाता है। कौन लाकर रखता है, कब लाकर रखता है और कैसे लाकर रखता है, ये किसी को भी पता नहीं चलता। ये सारी चीजें सुनकर पिता और भी ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि अगर कोई इंसान ये कर रहा है और बिना किसी के नजर में आए कर रहा है, तो ये काफी फिक्र की बात थी। पिताजी ने शीतल को समझाने की कोशिश की कि शीतल, देख बेटा, यूं ही कुछ मांगा मत कर। अगर इस चीज के पीछे कोई इंसान है तो वो खतरनाक भी हो सकता है, और जो इंसान तेरे तकिए के नीचे आकर पैसे रख सकता है, वो तुझे या मुझे नुकसान भी पहुंचा सकता है। लेकिन शीतल ये सारी चीजें समझने के लिए तैयार ना थी, क्योंकि हर चीज पाने की लालच उसके सिर पे अब हावी हो चुकी थी। उसे जो भी चीज चाहिए होती वो मांग ही लेती, चाहे अपने पिता के सामने या पिता से छुपाकर, क्योंकि अब उसे इस चीज में बहुत मजा आने लगा था। वो इस चीज को काफी इंजॉय कर रही थी। अब उसे अपने पिता के ऊपर डिपेंडेंट रहने की भी जरूरत नहीं थी। हर चीज उसके पास खुद ब खुद आ जा रहा था। ये चीज उसे बहुत किक दे रही थी। इस चीज से वो करीब करीब अब पागल सी होने लगी थी। वो हमेशा अपने में बिजी रहने लगी, अपने दोस्तों से भी दूर होने लगी। उसके पास जो पैसे आते, उससे वो अकेले ही शॉपिंग के लिए निकल जाया करती थी। रात में देर तक घूमा करती थी और आने के बाद अपने पिता से भी सीधे मुंह बात नहीं किया करती थी। कुछ दिनों तक तो ये सारी चीजें वैसे ही चलती रही, लेकिन एक समय के बाद शीतल को अपने कमरे में किसी के होने की आशंका होने लगी। हमेशा वो किसी के सांसों को सुन पाती थी। लगता था जैसे शीतल को कोई खड़े होकर घूर रहा है। ये सारी चीजें अब शीतल को परेशान करने लगी थी। शीतल को लगा कि कहीं वही इंसान जो कि मेरे तकिए के नीचे आकर पैसे रख जाता है, वही कहीं रात में आकर मुझे घूरता तो नहीं। ये चीज खतरनाक होते जा रही थी। अब उसने अपने मौज और मजे को छोड़कर अपने पिता से मदद मांगना ही ठीक समझा। उसने अगली सुबह अपने पिता को सारी चीजें बता दी। जब पिताजी ने अपने तरीके से चेक करने की कोशिश की, तो उन्हें कुछ पता ना चला। पिता ने उसके कमरे में कैमरा लगवाया। कैमरा लगवाने के बावजूद कुछ पता नहीं चला, क्योंकि रात के एक समय पे अचानक से कैमरा बंद हो जाता या कैमरा के एंगल में कोई फेरबदल कर देता, जिससे कि वो एंगल चेंज होने की वजह से पता नहीं चलता कि कमरे के उस तरफ जिधर को कैमरा लगा हुआ था, उधर हो क्या रहा है। और उसी दौरान कोई ना कोई आकर या तो कुछ कर जाता या पैसे रख जाता, या उसी वक्त शीतल को किसी के होने की मौजूदगी फील हो जाती। ये सारी चीजें अब काफी डरावनी होते जा रही थी। बहुत सारी कोशिशें करने के बाद भी ये पता नहीं चल रहा था कि ये सब कर कौन रहा है। लेकिन गाहे बगाहे कभी न कभी शीतल के दिमाग में अगर कोई भी बात आ जाती कि ये चीज होता तो अच्छा होता, वो चीज भी पूरी हो जाती थी। अब शीतल को अपने सोच से ही डर लगने लगा, क्योंकि शीतल ने एक दो चीज और नोटिस की थी। वो अपने जिस दोस्त से चिढ़ती थी, उस दोस्त के बारे में सिर्फ गलत सोचने भर से उसके उस दोस्त के एक्सीडेंट में करीब करीब मृत्यु होते होते बची थी।
अब उसे ये डर सताने लगा था कि कहीं उसके सोच की वजह से किसी की जान न चली जाए, क्योंकि शीतल को भले इस चीज में कितना भी मजा आ रहा हो, लेकिन वो किसी की जान नहीं लेना चाहती थी। इस चीज को लेकर अब वो और भी ज्यादा डरने लगी। तो उसके कमरे में किसी की मौजूदगी, ये फील ही बहुत डरावना था। साथ ही साथ आखिर कौन था जो उसके कमरे में आकर उसके लिए सामान और पैसे रख जाता था, ये बात और भी डरा रही थी। और उसके सोचने भर से लोगों के इतने गंदे एक्सीडेंट्स और इतने बुरे हालत की वजह से वो इन चीज़ों से अब डरने लगी थी। अब उसे अपने सोच से ही खौफ होने लगा था। फिर उसने सारी चीज़ें अपने पिता को बताई। पिता को ये समझ में आ चुका था कि पुलिस की मदद लेने से कुछ खास पता नहीं चलेगा। फिर वो दोनों एक बाबा जी के पास गए, क्योंकि कहा यह जाता था कि वो बाबा जी वो भी चीज़ें बता सकते हैं जो कोई इंसान किसी के बारे में गलत सोच रहा हो, कर रहा हो, या फिर कोई किसी चीज़ को लेकर अगर कहीं चला गया हो या छुपा दिया हो, वो तक वो बाबा खोज सकते हैं। तो शीतल के पिता को ये लगा कि जो बाबा ये सारी चीज़ें भी देख सकते हैं, उन्हें ये पता लगाते कितना ही समय लगेगा। उसके बाद शीतल अपने पिता के साथ उन बाबा के पास गई, और जब उन्होंने अपने सवालों की पोटली उनके सामने खोली, तो बाबा ने कहा, थोड़े वक्त के लिए मुझे शीतल के बाल या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि शीतल अपने साथ लेकर सोती है, वो देकर चले जाओ। शीतल के पिता ने ऐसा ही किया, और शीतल के पिता को लगा था कि बाबा जी शायद उन्हें कल बुलाएंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने तो बाहर बैठने को कहा। और 10 मिनट बाद ही शीतल के पिता को अंदर बुलाया। उन्होंने कहा, शीतल को भी अंदर लेके आओ। उसके बाद शीतल से कुछ बातें पूछना शुरू की। उन्होंने सबसे पहली बात पूछी कि क्या आज से पहले ऐसा तुम्हारे साथ हुआ है कि तुमने अपने जिंदगी में जो भी चीज चाही है वो तुम्हें मिली है? शीतल ने कहा, हाँ, ऐसा तो होता था। आज से करीब 1.5-2 महीने पहले भी, और उससे पहले भी। ये सिर्फ तभी होता था जब मैं पापा से कुछ मांगूं और पापा वो मुझे ला के दे दिया करते थे। उसके बाद काफी देर तक ये सारी बातें होने के बाद बाबा जी ने शीतल के पिता की तरफ मुंह घुमाया और पूछा, क्या सच में वो सारी चीजें तुम ही ला कर दिया करते थे? शीतल के पिता ने कहा, नहीं, ये सारी चीजें मैं नहीं ला कर दिया करता था। शीतल का एक बचपन का दोस्त था, और उसका परिवार और हमारा परिवार काफी क्लोज था, इसीलिए मैं भी उस लड़के को बचपन से जानता था, और शीतल भी। वही उसका दोस्त हमेशा उसका ख्याल रखा करता था। हालांकि शीतल को उससे बहुत ज्यादा लगाव नहीं था। वो सिर्फ इसलिए उसके साथ रहती थी क्योंकि बचपन से वो दोनों दोस्त थे और दोनों में कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। लेकिन शीतल जब भी किसी चीज की डिमांड रखती, वो लड़का सुनकर इस बात को तुरंत पूरा करने में लग जाया करता था, और मुझे आकर बोलता था कि अंकल, आप यही बोलिएगा कि आपने ये चीज दी है, नहीं तो शीतल को बुरा लगेगा। और इस वजह से शीतल को बचपन से ही ये लगता था कि सारी चीजें मैं उसे ला कर दिया करता था। लेकिन बचपन से ही वही लड़का, जो कि शीतल का दोस्त भी था, वही हर चीज लाकर शीतल के लिए रख दिया करता था। और शीतल की खुशी को देखकर मैं भी इस बारे में कुछ नहीं किया करता था, और वो लड़का भी काफी नेचर से अच्छा था, इसलिए मैंने इस बारे में कुछ नहीं किया। लेकिन आज से 1.5 महीने पहले उस लड़के की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। उसके बाद से कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर से शीतल को सारी चीजें मिलने लगी। अब तो आलम यह है कि शीतल के सोचने भर से उसे हर चीज मिल जाती है। ये चीज पहले तो ठीक थी, लेकिन अब ये चीज बहुत अजीब होते जा रही है। और तो और शीतल को लगता है जैसे उसके कमरे में कोई है और उसे घूर रहा हो। बाबा ने ये सारी बातें सुनने के बाद कहा कि देखो, जब वो लड़का मरा तो बचपन से वो शीतल से प्यार करता था, और साथ ही साथ शीतल की ख्वाहिशों को पूरा करना ही उसकी जिंदगी का मकसद था। लेकिन मरने के बाद भी उसका प्यार कम नहीं हुआ, और उसके बाद वो बस इस चीज का इंतजार करने लगा कि एक बार शीतल उसे याद करे। 1.5 महीने तक तो शीतल ने उसे याद नहीं किया, लेकिन जैसे ही शीतल ने उसे दिल से याद किया, वो तुरंत शीतल के पास आ गया, और उसके कहे हुए हर चीज को सच करना ही उसका मकसद बन गया। आज वो शीतल के साथ ही साथ घूम रहा है और हमेशा उसके साथ ही रहता है।
और जो भी शीतल सोचती है या कहती है या बोलती है, वो बात तुरंत उसे सच करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। प्रेम चीज ही ऐसी है। लेकिन उस मरे हुए लड़के की बात सुनकर अब शीतल और उसके पिता दोनों ही डर चुके थे, क्योंकि उन्हें ये नहीं अंदाजा था कि मरने के बाद भी वो शीतल की इच्छाओं को पूरा कर रहा है। ये बात जितनी अजीब सोचने पे लग रही थी, उतनी ही अजीब थी भी, क्योंकि कोई आत्मा सिर्फ आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपके आसपास रहे, ये बात कितनी अजीब हो सकती है, ये आप भी समझ सकते हैं। उसके बाद शीतल के पिता ने और शीतल ने कहा, मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए बाबा जी, आप बस इतना कर दीजिए कि उस लड़के की आत्मा को शांति मिल जाए, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो शीतल से इतना ज्यादा प्यार करता है। शीतल ने भी कहा, हाँ बाबा जी, मुझे भी इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था। मैं तो उसे बस अपना एक बहुत अच्छा दोस्त समझती थी। मुझे लगता था कि जो दोस्त बचपन से मेरे साथ है, मेरा ख्याल रखता है, वो तो मेरा अच्छा दोस्त होगा ही। यही सोचकर मैं हमेशा उसके साथ ही घूमा फिरा करती थी। लेकिन उसके दिल में मेरे लिए इतना प्यार था, ये मुझे पता ही नहीं चला। खैर, अब उसे शांति मिलनी ही चाहिए। उसने जीते जी भी मेरे लिए बहुत कुछ किया और मरने के बाद भी कर रहा है। किसी तरीके से उसे समझाइए और उसे कहिए कि वो अपने मोक्ष की तरफ बढ़ जाए। बाबा जी ने कहा, घबराओ मत, मुझे उससे बात करनी होगी और उसे समझाना होगा, लेकिन इसके लिए शीतल का यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बाबा जी ने अगले दिन का समय दिया और उसके बाद उस लड़के की आत्मा को वहां बुलाया। शीतल हालांकि उस लड़के की आत्मा को देख तो नहीं पा रही थी, लेकिन उसे वही चीज महसूस हो रही थी जो उसे अकेले में अपने कमरे में महसूस होती थी। उसे ये पता चल रहा था कि वो लड़का वहां आ चुका है। बाबा ने उस लड़के को कहा, बेटा, तुम इससे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन अब तुम्हें अपने सदगति की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। उस लड़के ने शायद ये बात मना कर दी। उसे शीतल के साथ ही रहना था। शीतल के साथ रहने के लिए उसने शायद बाबा के सामने गिड़गिड़ाना भी शुरू कर दिया। बाबा ने समझाया, देखो बेटा, मुझे पता है कि तुम शीतल से बहुत प्यार करते हो और उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते। तुम्हारी अकाल मृत्यु भी एक कारण है जिसके वजह से तुमने अपनी जिंदगी को ठीक से नहीं जिया और तुम अपने जिंदगी में जो जो करना या पाना चाहते थे, वो करने या पाने से पहले ही तुम्हारी मृत्यु हो गई। लेकिन तुम्हें सदगति की तरफ जाना ही होगा, क्योंकि तुम कोई बुरे इंसान नहीं थे। तुम्हारे जिंदगी का तो एक ही मकसद था, इस लड़की को खुश रखना। तो जो इंसान अपने अलावा किसी और के बारे में इतना सोचता हो, उसे तो सदगति मिलनी ही चाहिए। लेकिन बाबा के बहुत समझाने पे भी वो वहां से जाने के लिए तैयार ना हुआ। उसने शायद कोई एक ड्यूरेशन मांगा, जिस ड्यूरेशन के हिसाब से बाबा ने कहा, ठीक है, तो अगर ऐसी बात है तो जब तक शीतल की शादी ना हो जाए तब तक तुम उसके साथ रह सकते हो, लेकिन तुम उसको कोई भी चीज लाकर नहीं दोगे और ना ही उसे कोई नुकसान पहुंचाओगे। लड़के ने इस चीज के लिए हामी भर दी और बाबा ने शीतल से इस चीज के बारे में पूछा। शीतल ने और उसके पिता ने भी इस चीज के लिए हामी भर दी। उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी कि अगर शीतल के शादी तक वो लड़का शीतल के साथ रहे। बाबा ने कुछ शर्तों के साथ शीतल के साथ रहने की आज्ञा उस लड़के को दे दी और उसके बाद वो सभी लोग वहां से चले गए। लेकिन बाबा ने शीतल के हाथ में और उसके पिता के हाथ में एक धागा बांध दिया, जिसके वजह से वो कभी भी ज्यादा नजदीक ना आ सके। हालांकि उसे सिर्फ शीतल को देखना था कि वो सही सलामत है या नहीं, ठीक है या नहीं, खुश है या नहीं। इसके लिए उसे शीतल के बहुत नजदीक आने की कोई जरूरत नहीं थी। इसीलिए बाबा ने शीतल से दूर रखने के लिए उसके हाथ में एक धागा बांधा था। उसके बाद शीतल अपने नॉर्मल जिंदगी में वापस चली गई। हालांकि अब उस लड़के को शीतल काफी ज्यादा याद करती थी, क्योंकि उसे उस लड़के की सच्चाई पता चल चुकी थी। लेकिन वो कभी भी उसे पुकारती नहीं थी और ना ही उसका नाम लेती थी। उसके कुछ समय बाद शीतल की शादी तय हो गई और अच्छे तरीके से एक अच्छे लड़के के साथ शीतल की शादी भी हो गई। लेकिन शीतल का कहना ये था कि अब भी वो उस लड़के को फील कर सकती है। तो क्या उसने अपने वादे को निभाया या नहीं, ये ना शीतल बता सकती है और ना उसके पिता।
लेकिन मुझे लगता है इस बारे में आप लोग ज़रूर कुछ बता सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में इस बारे में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि ऐसी कोई कहानी या ऐसी किसी की आप बीती क्या आपने पहले सुनी है या नहीं। आज की कहानी में बस इतना ही। ऐसी ही अनोखी कहानियों के लिए हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिएगा और कल फिर मिलेंगे ऐसी ही एक अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।